हाय गाइस, जैसे कि हम अपने पिछले वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं कि जब भी दो नाउन्स, हमारा क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब का डिफिकल्ट कब होता है, जब भी दो नाउन्स किसी एक वर्ड या कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो हमारे को पढ़ना पड़ता है कि फोकस कौन से वाले पे है और फिर हमें सिंगुलर और प्लूरल देखना होता है। अभी तक हम वीडियोस में बट, ऑफ, एंड इस तरीके के कुछ वर्ड्स कर चुके हैं। आज हम जिस वर्ड्स की बात करेंगे ये आप लोगों को याद भी करने पड़ेंगे। आइडियली अगर आप लोग इंग्लिश, आपको लगता है हम ढंग से समझते हैं या जैसे जैसे आप रीडिंग करते हैं आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कि बात किसकी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आज हम दो लिस्ट की बात करेंगे। पहली लिस्ट ऑफ वर्ड्स वो होंगे जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पे लिस्ट भी आ जाएगी, राइट, आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड इट, एंड आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको याद भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम सेकेंड लिस्ट की बात करेंगे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे काम करता है। बट याद करने से ज़्यादा अच्छा है, एज आई ऑलवेज से, आप लॉजिक समझो, क्वेश्चन को समझो और रटने के बजाय आप देखो कि फोकस किस पे है। फॉर एग्जाम्पल अलॉन्ग विद, अब आप लोगों को जो मैं लिस्ट दूंगा बहुत सारे टीचर्स रटवा देते हैं कि अलॉन्ग विद का फोकस हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं राहुल अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, राइट, राहुल अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। अब अगर आप लोगों ने याद कर लिया अलॉन्ग विद और आपको एग्जाम में याद आ भी गया तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा कि अलॉन्ग विद है तो फोकस राहुल पे होना चाहिए, आगे आना चाहिए सिंगुलर, मतलब इज, वॉज, हैज़। लेकिन अगर हम एक बार को मान लेते हैं कि मुझे याद नहीं है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि इन दोनों में ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है, इंपॉर्टेंस किस पे है। राहुल अपने दोस्तों के साथ आया, इंपॉर्टेंट कौन है, राहुल, है ना यार, वो आया और अपने दोस्तों को भी ले आया, तो फोकस किस चीज़ पे है यार, उसको बुलाया था, है ना, या वो आया था, तो हमारा फोकस किस पे है, इस वाले सब्जेक्ट पे है। ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसलिए आगे क्या लगेगा, सिंगुलर, जैसे इज, वॉज, हैज, एटसेट्रा। सो द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज कि अगर आपको लिस्ट याद नहीं रहती है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो अब पहले लेट्स हैव अ लुक एट द लिस्ट। लिस्ट के सारे वर्ड्स आप देख लीजिए। सो आई होप आप लोगों ने लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उस लिस्ट में जो सबसे पहला वर्ड है वही बस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एज वेल एज, राइट। वाई, बिकॉज एज वेल एज अकेला ऐसा वर्ड है जो दोनों पे बराबर फोकस लाता है, राहुल एज वेल एज अंकित, राहुल भी और अंकित भी एंड की तरह काम करता है। बट जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था, एंड के अलावा देर इज नो अदर वर्ड, नो अदर कंजंक्शन जो दोनों पे फोकस कर सकता हो, ठीक है। तो आइडियली एज वेल एज अगर मैं आइडियली यहाँ पे राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स लिखता हूँ या राहुल एज वेल एज अंकित लिखता हूँ तो 1+1 2 होना चाहिए। लेकिन एज वेल एज उस कैटेगरी में नहीं आएगा, उस कैटेगरी में केवल एक वर्ड आता है, दैट इज एंड। यहाँ पे एज वेल एज फोकस करेगा राहुल पे, राहुल सिंगुलर है तो आगे क्या लगेगा, अगर एग्जामिनर ने आर लिख दिया तो आप इसको गलत कराएंगे, वर्ड लिख दिया तो आप इसको गलत कराएंगे, इज और वॉज लिख दिया तो आप इसको ठीक कर देंगे, राइट। सो एज वेल एज अकेला ऐसा वर्ड है जो आपको रट लेना है कि भाई फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके अलावा आप बाकी जितने भी वर्ड देखेंगे, अलॉन्ग विद, बिसाइड, एक्सेप्ट, आप दिमाग से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन सारे वर्ड्स का जो फोकस है वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे है, वो फर्स्ट सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंट बना रहा है। तो क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लग रहा है। सो चॉइस आपकी है, आप याद करना चाहते हैं तो सारे वर्ड्स याद करके जाइए। अगर आप एक दो बार सेंटेंस पढ़ के देखिए, आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा फोकस किस पे है, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो ही जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट लिस्ट जो कि बात करती है फोकस ऑन फर्स्ट सब्जेक्ट। एक बार दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं। सो राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब एज वेल एज का फोकस किस पे होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट पे। एज वेल एज हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, जितने भी वर्ड्स हमने इस लिस्ट में देखे हैं, ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट फोकस होता है फर्स्ट सब्जेक्ट पे। तो राहुल सिंगुलर है तो आगे क्या आया, इज, वॉज एंड सो ऑन। वापस हिज फ्रेंड्स एज वेल एज राहुल, हमारा एज वेल एज का फोकस किस पे होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट पे। प्लूरल है तो आगे क्या लग गया, आर, ठीक है। तो दोनों ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। इज, वॉज, हैज, डज और वर्ब में एस, प्लेज, ईट्स ये होते हैं सिंगुलर। आर, वर, हैव, डू एंड वर्ब विदाउट एस, प्ले, गो, कम ये होते हैं प्लूरल।
एक बार मैं वर्ड सारे पढ़ दे रहा हूँ सो दैट आपको लिस्ट समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। सो जो वर्ड्स आते हैं मैं एक बार आपको रीड आउट कर दे रहा हूँ। सो मेरे पास लिस्ट रखी हुई है। सो द वर्ड्स दैट एग्री विद फर्स्ट सब्जेक्ट आर एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद। तो विद के सारे वर्ड्स जो हैं वो इस वाली लिस्ट में आ जाएंगे। विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद कुछ भी आया तो आपका फोकस हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट पे। एंड नॉट, इन एडिशन टू, बिसाइड, एक्सेप्ट। अब बिसाइड और एक्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ, बिसाइड मतलब उसके अलावा, राहुल बिसाइड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, या फॉर द राहुल बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स, या राहुल एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स। सो राहुल आया, उसके दोस्त नहीं आए, तो ऑटोमेटिकली फोकस फर्स्ट सब्जेक्ट पे है, तो याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अगर आप सेंटेंस समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, एट्सेट्रा। तो इस तरीके के वर्ड्स हैं जो आपने पढ़ भी लिए हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ये सब अग्री करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट से। हमारा जो नेक्स्ट वाली लिस्ट है दैट इज वर्ब्स दैट अग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। सो लेट्स हैव अ लुक। राइट, सो बहुत कम वर्ड्स थे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एंड नॉर, केवल 5 शब्द हैं। और अगर नॉर और को आप आइदर नॉर, नाइदर नॉर से याद कर सकते हैं तो केवल 3 शब्द है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज, इस लिस्ट को मैं ना भी याद करके जाऊं, ये लिस्ट मुझे याद है, इस लिस्ट के अलावा एंड जो है वो दोनों को जोड़ सकता है, बाकी सारे वर्ड जो होते हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा हो, तुक्का मारना है तो इस तरीके से मारेंगे, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अब हम नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो मैं इसमें एग्जाम्पल लूंगा और नॉर का। सो गाइस, राहुल और हिज फ्रेंड्स, राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राहुल या उसके दोस्त, ना राहुल ना उसके दोस्त। अब ये वाली लिस्ट क्या कहती है, आप जहां हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके साथ जो शब्द है उसके हिसाब से लगाएंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो राहुल के पास है तो आएगा सिंगुलर। अगर मुझे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो फ्रेंड्स के पास है तो आएगा प्लूरल, ठीक है। तो जिस शब्द के पास आएगा उसके हिसाब से लगेगा। तो लेट्स सी। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इज यहाँ लगाना था, यहाँ पे राहुल है, तो मेरा सेंटेंस क्या बना, इज राहुल और हिज फ्रेंड्स प्लेइंग। आर नहीं लगेगा, आर अगर एग्जाम में आया तो आप उसको एकदम से गलत कर देंगे। वेराज अगर मैं नीचे वाले की बात करता हूँ, राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग, क्योंकि फ्रेंड्स के पास लगना था, फ्रेंड्स के पास लगना था तो आर लग गया, ठीक है गाइज। आई होप ये दोनों लिस्ट आपको समझ में आ गई होंगी। ये 2 लिस्ट इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज मेजॉरिटी, अगर मैं एसएससी की बात करूं, 10+2 के बाद के एसएससी की बात करूं, तो इन दोनों लिस्ट में से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है, आपको हर पेपर में दिखेगा। सीडीएस, एनडीए, सीजीएल, बैंकिंग में भी इन 2 लिस्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 2 लिस्ट, स्पेशली लिस्ट नंबर 1 आपको याद होनी चाहिए या आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यार ये तो हाँ फोकस फर्स्ट सब्जेक्ट पे है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा। बाकी उस एंड पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि 2 सब्जेक्ट शुरू में आ गए, चाहे किसी भी शब्द से जुड़े हुए हैं, 99% चांसेस है स्पॉटिंग एरर्स में कि क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब का हो। अगेन हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की बात करेंगे वापस। सो आज हम जिन वर्ड्स की बात करने वाले हैं वो है, आज हम ये वर्ड्स आई थिंक सबको समझ में आते होंगे, सबको पता होंगे, बट इसके साथ जो मेजर गलतियां होती हैं, बहुत कॉमन एरर्स होती हैं जो नॉर्मली हम मिस कर जाते हैं, मैं उन वर्ड्स, उन चीज़ों की भी बात करूंगा। सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि होगा क्या। अब सबसे पहले तो जब मैं आइदर और नाइदर बोलता हूँ तो ये होते हैं काउंटेबल वर्ड्स, ये काउंटेबल चीज़ों के साथ आएंगे, मतलब 2 अलग अलग चीज़ों के साथ, दोनों में से कोई भी। तो अगर मैं आइदर ऑफ के साथ कोई ऐसी चीज़ लिख देता हूँ जिसको हम गिन नहीं सकते तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसी चीज़ लिख देता हूँ जिसको हम गिन सकते हैं लेकिन उसको सिंगुलर लिख देता हूँ तो गलत हो जाएगा। मतलब आइदर ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द केक, तो आपका क्वेश्चन यहीं गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है ये दोनों में से एक की बात करते हैं और ये बात करता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये दोनों की बात ही नहीं है क्योंकि हमने सिंगुलर लिख दिया। तो इनके साथ हमारा नाउन हमेशा प्लूरल होगा। ये हो गई हमारी एरर नंबर 1 जो बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में, बिकॉज दे आर वर्ड्स जो काउंटेबल चीज़ों के साथ लगेंगे और जो 2 में से एक को पिक करते हैं, राइट। अब जब यहाँ तक मेरा सेंटेंस आ गया, आइदर ऑफ द बॉयज एंड नाइदर ऑफ द बॉयज, अब क्वेश्चन आता है आगे का कि इसके साथ मैं हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाऊंगा।
तो जैसे हमने अपने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बात की थी, जब मैं ऑफ करता हूँ अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आती, एग्जामिनर ने कुछ मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, तो मैं सिंपली उसको देख सकता हूँ कि ऑफ के साथ मैं फर्स्ट सब्जेक्ट पे जाता हूँ। तो अगर मैं रटने की बात करूँ तो ऑफ के साथ क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस होता है, ये हमेशा सिंगुलर है, तो आगे वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। पढ़ के देख लेते हैं इसको। आइदर ऑफ द बॉयज, दोनों में से कोई एक लड़का, ठीक है, तो कोई एक लड़का मतलब वन। नाइदर ऑफ द केक्स, दोनों में से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं इज अगेन वन या जीरो विच इज अगेन सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारा वर्ब इसलिए क्या रहेगा, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इज, वॉज, हैज, डज, और किसी भी वर्ब में जब हम एस लगा दें, तो ये इस तरीके के वर्ड्स आएंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। इससे उल्टे वर्ड्स आ गए, आर आ गया, वर आ गया, हैव आ गया, तो वो सारे गलत हो जाएंगे, राइट। वो भी मैं लिख देता हूं। तो अब एग्जामिनर यहां तक में क्या क्या गलतियां दे सकता है, नाउन को सिंगुलर देगा। नाउन सिंगुलर है तो आप गलत कर दोगे, बिकॉज दो में से एक या दो में से कोई नहीं की बात हो रही है, तो नाउन हैज टू बी प्लूरल। सेकेंड गलती, यहाँ पे नाउन को प्लूरल लिखेगा मगर वो इनमें से कोई शब्द लिखेगा, तो आप देखते ही गलत कर दोगे, बिकॉज दे हैव टू बी सिंगुलर, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो सबसे कॉमन एरर आती है उसमें हम एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, बोथ ऑफ द केक्स। अब आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द और बोथ ऑफ द, तीनों में डिफरेंस क्या है। आइदर ऑफ बात करता है दोनों में से कोई एक, नाइदर ऑफ बात करता है दोनों में से कोई नहीं, और बोथ ऑफ बात करता है दोनों के दोनों, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं दोनों के दोनों की बात करता हूं तो वापस ऑफ है, मेरा फोकस इस पे है, तो अब ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है तो ये प्लूरल है, मेरा शब्द ही प्लूरल है, तो इसलिए आगे क्या लगेगा, आर। तो अब ये वाले ठीक हो जाएंगे, ये वाले गलत हो जाएंगे। वाई, बिकॉज बोथ जो है ये प्लूरल वर्ड है, राइट। सो यहाँ पे अगर इज लिखा हुआ होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ दो की बात करता है, एक की बात नहीं करता। अब इसमें जो चौथा पार्ट आता है जो और थोड़ा सा कॉमन है, वो ये है, बोथ ऑफ द बॉयज हैव नॉट स्टडीड। अब यहां पे मैं आता हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ऑफ लिखा हुआ है, बोथ पे फोकस होना चाहिए। बोथ क्या है, प्लूरल है। वर्ब क्या है, प्लूरल है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन क्यों गलत है, क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हमारे को ये कहा जाता है कि अगर मेरे पास किसी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है तो मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। मतलब जब मेरे पास ये है, नाइदर ऑफ द केक्स, दोनों में से कोई नहीं, बोथ ऑफ द बॉयज आर नॉट, हैव नॉट, दोनों में से किसी ने काम नहीं किया, तो जब मैं दोनों में से जीरो की बात करता हूँ तो मैं बोथ को यूज़ नहीं कर सकता, मैं नाइदर को यूज़ करूँगा। तो आई कैनॉट यूज़ बोथ फॉर जीरो। बोथ ऑफ द बॉयज आर नॉट स्टडिंग, दोनों में से कोई नहीं पढ़ रहा, तो मैंने जीरो बोल दिया। जीरो बोल दिया तो मैं बोथ को यूज़ ही नहीं कर सकता, मुझे किसको यूज़ करना है, नाइदर को, क्योंकि बोथ का मतलब होता है दो, नाइदर का मतलब होता है जीरो। तो क्योंकि ये सेंटेंस जीरो की बात कर रहा है तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया। अब इसमें इसको अगर मुझे ठीक से लिखना है तो मुझे नाइदर यूज करना पड़ेगा, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज नॉट स्टडीड। तो एग्जाम में क्या होगा, आपको यहाँ पे डिवीजन मिलेगा या यहाँ पे डिवीजन मिलेगा, तो ये और ये दोनों गलत हैं। बोथ हटा के नाइदर लिखना पड़ेगा और हैव हटा के हैज या आर हटा के इज लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉमन एरर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मेरे को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मैनी आ। अगर मैं मैनी लिखता हूं तो मैं सेंटेंस किस तरह से बनाऊंगा, और अगर मैं मैनी आ लिखता हूं तो मैं सेंटेंस किस तरह से बनाऊंगा। सो द डिफरेंस बीइंग, मैनी के साथ हमारा नाउन वर्ब कुछ होता है प्लूरल, मैनी बॉयज आर नॉट स्टडिंग। बट जैसे ही मैं मैनी आ लिखता हूं इसके साथ सब कुछ क्या होगा, सिंगुलर, मैनी आ बॉय, मैनी अ बॉय इज नॉट स्टडिंग। अब ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है ये वाला जो टर्म है। अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बुक्स, तो 1930-40 जो हमारी क्लासिक्स होती हैं, चार्ल्स डिकेंस वगैरह की,
वहाँ पे आपको इसका रेफरेंस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। आजकल अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश की बात करूँ तो वी डू नॉट यूज़ इट दैट मच, राइट। बट अगर मैं इसके समझने की बात करूँ तो मैनी बॉयज़ का मतलब है बहुत सारे लड़के, मैनी अ बॉय का मतलब है बहुत सारे लड़के। तो इन दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करूँ तो आपका जो मर्जी वो बोलिए, आप मैनी बॉयज़ बोलिए, मैनी अ बॉय बोलिए, डज़ नॉट मैटर। एग्जाम्स में क्योंकि आजकल ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसलिए ये एग्जाम्स में आने लगा है, राइट। सो अगर एग्जामिनर ने यहाँ अ लिखा तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और अगर आगे प्रोनाउन आएगा तो वो भी सिंगुलर। मैनी अ बॉय इज नॉट डूइंग हिज वर्क, राइट। तो अगर मैं स्टडिंग की जगह तो प्रोनाउन, तो बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मैनी इज अ प्लूरल थिंग एंड मैनी इज अ सिंगुलर थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं सब्जेक्ट वर्ब की बात करता हूँ। नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं? हु, विच और दैट। अब जब मैं रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या पॉइंट है, रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स जो किसी के रिलेशन में आए हो। तो ये मेरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होते, मेरे सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं किसी नाउन की जगह, किसी नाउन के लिए, बेसिकली नाउन के रिलेशन में। तो जब भी ये मेरे सेंटेंस में शुरू होते हैं तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होता है, जो हम सिंगुलर प्लूरल की इतने टाइम से बात कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू दीज प्रोनाउंस होता है। मतलब इन प्रोनाउन से जस्ट पहले जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल। अब जैसे ये सेंटेंस है वन ऑफ द बॉयज। अब सबसे पहले बहुत सारी गलतियां होती हैं, वन ऑफ द बॉय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बॉय? बिकॉज बहुत सारों में से एक लड़का लेंगे ना आप। वन ऑफ द बॉय अगर एग्जामिनर ने दे दिया तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि एक में से एक लड़का, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे वन ऑफ द बॉयज। अब जब हमने वन ऑफ द बॉयज लिख दिया तो अब बात किसकी हो रही है? बात बॉयज की हो रही है कि वन की हो रही है? बात वन की हो रही है, तो आगे लगना चाहिए सिंगुलर वर्ब, राइट। सो यहाँ पे इज या वॉज इस तरीके के वर्ड्स लगेंगे तो ठीक होगा। आर या वर लगेंगे तो गलत होगा। क्लियर हुई बात? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। वन ऑफ द बॉयज हु, राइट। तो जैसे ही मैं वन ऑफ द बॉयज हु की बात करता हूं, अब रूल क्या कहता है, अगर हमारे सेंटेंस में हु, विच या दैट आ गया, इसका अगर मैं हिंदी बोलूं, जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं, जो लड़के, इस तरीके का इसका हिंदी होता है। तो अब जैसे ही मैंने हु लिखा मेरा फोकस आ गया ये। अब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होगा वो इसके अकॉर्डिंगली होगा। माना हम बहुत सारों में से एक लड़के की बात कर रहे हैं, अगर कुछ सेंटेंसेस में ऐसा लग सकता है हमको, मुझे लग सकता है कि बात वन की हो रही है, सिंगुलर क्यों नहीं है, अभी बात करते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे ये याद रखना है कि अगर हु विच दैट आता है तो मेरा वर्ब इसके अकॉर्डिंगली लगेगा। तो अगर मैं यहाँ बॉयज़ बोल रहा हूँ, आगे इज और वॉज लिखा है तो वो गलत हो जाएगा, आर और वर लिखा है तो वो ठीक हो जाएगा, राइट। सो आर और वर में आपको समझ लेना है क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से पहले क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल आएगा। अब इसको समझना है, अगर हिंदी में कुछ सेंटेंसेस में आपको क्लिक कर सकता है, बहुत सारों में, उनमें से एक, उन लड़कों में से एक, फोकस है एक पे। मैं उन लड़कों में से एक नहीं हूं जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करता है नहीं बोलेंगे ना। जैसे ही मैंने ये लिखा, अगर मैं हिंदी में समझना चाहता हूँ तो मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो हमेशा चीटिंग करते हैं, और उनमें से एक लड़का चीटिंग कर रहा था। फर्क समझ में आया? तो इसीलिए जैसे ही हम हूँ लिखते हैं हमारा फोकस यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाता है। सो पॉइंट वन रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है कि हम लोग जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द प्रोनाउन होगा। मतलब इससे क्लोजेस्ट जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे। अब आप सब लोगों को इन तीनों में डिफरेंस से पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। इट्स आई हु इज शाउटिंग। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई? एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है। स्पोकन इंग्लिश में सुनने में सेंटेंस बिल्कुल अच्छा लगता है, काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यूज में जाएंगे वहाँ पे भी ये गड़बड़ लगेगा, और एग्जाम से तो ये गलत है ही। रूल, अगर हु विच दैट आया है तो हमारा फोकस किस पे आएगा, हमारा वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, इसके हिसाब से। तो आई के साथ इज लगता है? नहीं। आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है? तो सेंटेंस सही क्या हुआ? इट इज आई हु एम स्टडिंग।
सो एग्जाम्स में अगर हु इज स्टडिंग लिखा है तो ये गलत है, हु एम स्टडिंग लिखा है तो ये ठीक है। क्लियर हुई बात? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप लोग जब पास्ट ईयर्स करेंगे आपको बहुत सारे पेपर्स में, पास्ट ईयर पेपर्स में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिखेगा यहाँ तक। वो बस वर्ब को कुछ भी लिख देगा, वर्ब से हमें फर्क भी नहीं पड़ता। हमें रूल क्या याद रखना है कि जब हु विच दैट आया तो उससे पहले वाले नाउन पे हमारा फोकस होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन तीनों में डिफरेंस। सो हु विच और दैट, हु लगता है ह्यूमंस के लिए। अब यहाँ पे सी हम लोग हिंदी या हम लोग बचपन से क्या याद करते आते हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जैसे मेरे को भी स्कूल में पढ़ाया गया था कि इट लगेगा नॉन लिविंग थिंग के लिए, ही शी लगेगा लिविंग थिंग के लिए, बट गलत है। इंग्लिश में साफ सी बात है, ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस। ही लगता है लड़कों के लिए, शी लगता है लड़कियों के लिए, और इट लगता है बाकी सब चीज़ों के लिए। मतलब कुत्ते बिल्ली के लिए आप ही नहीं लगाते, कुत्ते बिल्ली के लिए आप इट लगाते हो, राइट। स्पोकन इंग्लिश में अगर वो मेरा पालतू कुत्ता है तो मैं ही लगा दूंगा क्योंकि मैं उसे घर का सदस्य मानता हूँ। या कहानियों में जब मैंने कुत्ते बिल्ली को बोलने की पावर दे दी है तो हम उसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट। सो ह्यूमंस या लोगों के लिए हु, चीज़ों के लिए विच, और दैट लगेगा दोनों के लिए। दैट लोगों के लिए भी लग सकता है और चीज़ों के लिए भी लग सकता है। अब दैट के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हु और विच गलत होता है। उन कंडीशंस के लिए आपको हमारा प्रोनाउन वाला सीरीज देख लो। प्रोनाउंस में हमने अलग से इसे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, हु विच दैट, और दैट कब कब हु और विच की जगह लेता है। तो कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, 6 कंडीशंस हैं। आप प्रोनाउन वाली प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको एकदम वो मिल जाएगा, राइट। सो बेसिक डिफरेंस मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस एंड बोथ। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली जो हमारी इन रिलेटिव प्रोनाउंस की गलती आती है वो क्या आती है कि ये जो 3 प्रोनाउंस हैं ये एकदम उस नाउन के बाद आने चाहिए जिनकी बात कर रहे हैं। इन तीनों का हिंदी मैंने आप लोगों को बता दिया। जो द बॉय हु, वो लड़का या जो लड़का। द बॉय हु कॉल्ड मी, वो लड़का जिसने मुझे कॉल किया था, जो लड़का मुझे कॉल कर रहा था, राइट। तो ये हमेशा उस नाउन के बाद लगेंगे जिनकी ये बात कर रहे हैं। अब एक मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ही बर्न्ट ऑल द वुड इन हिज बैकयार्ड दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो आई जस्ट गिव यू अ मोमेंट टू चेक द एरर। ही बर्न्ट ऑल द वुड इन हिज बैकयार्ड दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। आई होप सोच लिया होगा आप लोगों ने आंसर। नो एरर है, सी है, बी है। नाउ द पॉइंट इज relative pronoun. Now this has to be used right next to the noun it or pronoun it is used for. तो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये, वुड के लिए या बैकयार्ड के लिए, घर के पीछे की जगह के लिए या वुड के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो दैट है ये वुड के लिए यूज हुआ है, तो ये किसके साथ आना चाहिए, वुड के साथ आना चाहिए। तो हमारा बेसिक सेंटेंस कैसा बनना चाहिए था, ही बर्न्ड ऑल द वुड दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर इन हिज बैकयार्ड। बट अब प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको मैं वुड के साथ यहाँ लिखता हूँ तो आपका सी भी गलत हो जाता है और बी भी गलत हो जाता है, और आपको एग्जाम में एक टिक करना होता है, या तो सी या बी, राइट। सो अब हम दोनों तो गलत कर नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन तो गलत है, गलत तो करके आना है क्योंकि वुड और दैट साथ साथ होना चाहिए था, राइट। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम दैट को वुड के पास नहीं ले जा सकते, तो विल सी कि क्या हम वुड को दैट के पास लेके जा सकते हैं। मैं इसको यहां लिख सकता हूं, अगर मैं इसको यहां लिख सकता हूं तो मेरा काम बन गया, तो बिल्कुल ठीक है। ही बर्ड इन हिज बैकयार्ड ऑल द वुड दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। सो मैं बी में से इसको हिला सकता हूं तो मेरा आंसर होगा बी, सी को मैं छोड़ दूंगा, राइट। तो दिस इज व्हाट, ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरे को दैट, विच और हु और नाउन की प्लेसमेंट देखनी है। अब मैं इसको इसके पास ला सकता हूँ या इसको इसके पास ला सकता हूँ, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सही या गलत करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा रिलेटिव प्रोनाउंस। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, राइट। आई विल ट्राई टू टेक योर क्वेरीज फर्दर। थैंक यू गाइज।